साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज बहुत उन्नति कर ली है। हर पल टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। हर पल कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती रहती है। पर यह सब हमने कैसे हासिल किया? सवालों के दम पर। सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ही हम प्रोग्रेस करते हैं। जैसे कि सर थॉमस एडिसन के सामने सवाल था कि क्या हम एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो रात में भी हमें उजाला दे सके। सर आइजैक न्यूटन के सामने सवाल था कि हर चीज़ नीचे ही क्यों आती है। जैसे कि सर जगदीश चंद्र बोस के सामने सवाल था कि क्या पेड़ पौधों में भी जान होती है। पर बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब आज भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जानेंगे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी टू एक्सप्लोर। ये ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है? आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी धरती पर हर चीज़ एटम्स से बनी हुई होती है। पर क्या आप जानते हैं कि एटम्स इस पूरे ब्रह्मांड यानी कि इस पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। बाकी 95% हिस्सा किस चीज़ से बना है ये किसी को नहीं पता। इसी 95% हिस्से को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दो नाम दिए गए हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि साइंटिस्ट को ये पता कैसे चला कि सिर्फ 5% यूनिवर्स ही एटम से बना है। आप जानते होंगे ही कि स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और इन सभी चीज़ों में ग्रेविटी होती है और उसी ग्रेविटी के चलते ये एक स्पेसिफिक मोशन और एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहते हैं। पर कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस के दम पर यह पाया गया कि इन्हें एक स्पेसिफिक मोशन और एरिया में रखने के लिए सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काफ़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और चीज़, कोई और एनर्जी इन्हें ये चीज़ करने में मदद कर रही है। इसी को डार्क एनर्जी कहा गया है। क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की खोज करते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के मार्स और यूरोपा से लेकर कई लाइट ईयर्स दूर के प्लैनेट्स तक स्पेस में होने वाली हलचलों पर नज़र रखने के लिए हमने रेडियो टेलीस्कोप बनाए हैं। और 1977 में द वाव सिग्नल नाम का एक सिग्नल हमें स्पेस से मिला था। ये 72 सेकंड का एक रेडियो सिग्नल था और इसे एलियन सिग्नल भी माना जाता है। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आज दूसरे ग्रहों की खोज और छानबीन करना आसान हो रहा है। और वैसे भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 60 बिलियन प्लैनेट्स है जहां पर ज़िंदगी बस सकती है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, पर इसका कोई ठोस सबूत मिलने तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। हम सपने क्यों देखते हैं? हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। यानी कि अगर एक इंसान की उम्र 75 साल है तो वह अपनी ज़िंदगी के 25 साल सोते हुए बिताएगा, और अगर 100 साल की उम्र है तो 33 साल। ये तो बहुत बड़ा समय लगता है। यानी कि 25 साल में हम क्या क्या नहीं कर लेंगे। पर सोना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं कि हम क्यों सोते हैं और क्यों सपने देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ये एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि दिमाग के डॉक्टर थे। इनके कुछ फॉलोअर्स मानते थे कि ड्रीम्स हमारी अनफुलफिल्ड विशेष होती है, और कुछ मानते हैं कि ये बस हमारे ब्रेन के रैंडम दिखावे होते हैं। बहुत सारे सर्वेज में पाया गया है कि सपने देखना हमारी मेमोरी, लर्निंग और इमोशनल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है। रैट्स यानी कि चूहों के सर्वेज में पाया गया कि वो जो चीज़ें जागते हुए करते हैं वही उन्हें सपने में रिप्ले होती है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल से मुश्किल रास्तों को पार करने में आसानी होती है। पर ऐसा क्यों होता है वो किसी को नहीं पता। क्या हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी ब्रह्मांड मौजूद है? एक थ्योरी है जो हमारे यूनिवर्स जैसे कई और यूनिवर्स में बिलीव करती है, जिसे मैनी वर्ल्ड थ्योरी या फिर आम भाषा में मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब तक किसी पार्टिकल को देखा नहीं जाता तब तक वो अपने जितने भी पॉसिबल स्टेट्स है उन सभी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और जब भी उस पर किसी की नज़र पड़ती है तब वो उनमें से किसी एक स्टेट में आ जाता है जो हमें दिखाई देता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 1935 में श्रोडिंगर्स कैट नाम का एक थॉट एक्सपेरिमेंट डेवलप किया गया था। सोचो कि एक कैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया है जिसमें एक रेडियो एक्टिव पॉइजन है। इसकी 50% किलिंग चांसेस है, और बॉक्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। अब हमें बॉक्स खोलने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैट जिंदा है या फिर पॉइजन के चलते मर गई। यानी कि जब हम बॉक्स खोलेंगे या तो वो कैट जिंदा होगी या फिर मरी हुई होगी। पर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब तक वो बॉक्स बंद है, यानी कि जब तक हम उस कैट को नहीं देख रहे, तब वो कैट दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। यानी कि वो जिंदा भी है और मर भी गई है। और जब हम बॉक्स खोलते हैं तो वो इनमें से किसी एक स्टेट में आ जाती है।
अब ये किसी भूत वूत का चक्कर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पार्टिकल्स का एग्जांपल, वैसे ही जब इस कैट के अंदर के पार्टिकल्स अपनी स्टेट चेंज करते हैं तब उस कैट की भी स्टेट चेंज होती है। पर मल्टीवर्स थ्योरी ये बताती है कि जितने भी चीज़ें हो सकती है वो होती है। एग्जाम्पल, सोचो कि दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक, जब हम बॉक्स खोलेंगे तब वो कैट जिंदा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब हम बॉक्स खोलेंगे तब वो कैट मरी हुई है। अब सोचो कि हमने वो बॉक्स खोल दिया है और हमें कैट जिंदा मिली है। अब पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी यूनिवर्स में सेटिस्फाई होगी, और मल्टीवर्स के हिसाब से कई यूनिवर्स होते हैं, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी किसी और यूनिवर्स में सेटिस्फाई होगी। यानी कि दूसरे यूनिवर्स में जब हम बॉक्स खोलेंगे तब वो कैट मरी हुई पाई जाएगी। यानी कि ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग यूनिवर्स में सेटिस्फाई हो गई है। हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है उतने सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन सभी यूनिवर्स को एक साथ मिला के मल्टीवर्स कहा जाता है। सोचो कि आप इस यूनिवर्स में एक इंजीनियर है, तो दूसरे यूनिवर्स में आप एक डॉक्टर होंगे, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी यूनिवर्स में आप एक एक्टर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में हम ह्यूमन बींग्स समय के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे होंगे, या फिर एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है और हमने एलियंस को खोज लिया है। या फिर किसी यूनिवर्स में हम ह्यूमन बींग्स नहीं पर कोई और इंटेलिजेंट स्पीसीज इस पूरी दुनिया पर राज कर रही होगी। अब मैं आपको बता दूं कि एक रूबिक्स क्यूब के 43 क्विंटिलियन पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी इस पूरी दुनिया में हर चीज़ की कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे। और सिर्फ हमारी दुनिया नहीं पर बल्कि हमारी इस पूरे सोलर सिस्टम, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जितने पॉसिबिलिटीज़ है उतने सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। हम ये सारा कार्बन कहाँ पर डालेंगे? कई सालों से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते आ रहे हैं, पर पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की स्पीड कितनी बढ़ गई ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और इस दौरान हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया, फिर चाहे हमारी वजह से नेचर को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। पर अब हमारे सामने सवाल उठता है कि ये एटमॉस्फेयर का कार्बन कम करके हम नेचर को कैसे बचाएं। न्यूयॉर्क में एक क्लॉक है जिसमें 19 सितंबर 3:20 PM यानी कि इंडिया के 28 सितंबर 12:40 AM को ये रीडिंग आई थी। इसका मतलब है 7 years 103 days 15 hours 40 minutes and 7 seconds। रिसर्च के हिसाब से हमारे पास इतना समय है धरती को बचाने के लिए, फिर इसके बाद ये काम बहुत मुश्किल होगा। ये जो एटमॉस्फेयर में फैला हुआ कार्बन है वो पहले भी हमारी धरती पर ही था, पर वो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में ज़मीन के अंदर था, इसलिए उससे हमें कोई खतरा नहीं था। पर अब जब ये एटमॉस्फेयर में फैल गया है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज का खतरा है। एक आइडिया है कि इसे पुराने ऑयल और गैस फील्ड्स में डाला जाए ताकि ये फिर से ज़मीन में लॉक हो जाए, पर हमें यह नहीं पता कि वो कितने दिनों तक ज़मीन में रहेगा या फिर इसके रिस्क क्या है। पर फिलहाल तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि पॉल्यूशन कम करना। सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं पर हम कॉमन पीपल ने भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस कॉलर ट्यून के पीछे किसकी आवाज़ है? इसे आवाज़ दी है इन्होंने। इनका नाम जसलीन भल्ला है, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है दिल्ली से। एक आर्टिकल पढ़ते वक्त ये मेरे सामने आया था, तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं।